अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स का। लास्ट टाइम हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स की थी, तो उसकी 2 वीडियोस हैं, वो दोनों अपलोड हो चुकी हैं। तो काइंडली अगर किसी ने नहीं देखी तो पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स देखें ताकि उन्हें ये मालूम हो कि अल्केन्स हैं क्या, उन्हें प्रिपेयर कैसे किया जाता है, उसके बाद उनके रिएक्शंस के ऊपर है। अब अल्केन्स की रिएक्टिविटी के ऊपर आते हैं। अल्केन्स कॉमनली हमें रिएक्शन नहीं देते। क्यों? उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो अल्केन्स होते हैं, एक अल्केन है मेरे पास मीथेन, अगर मैं सपोज़ करूं तो यहाँ पर ये कार्बन जोन से है ना 4 बॉन्ड बना सकता है। टेट्रावेलेंट होता है कार्बन, उसके चारों बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं। दूसरी तरफ अगर हाइड्रोजन के ऊपर आए तो हाइड्रोजन सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है, और जितने 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, जितने 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं सॉरी, उन चारों के यहाँ पर बॉन्ड बन चुके हैं। इस वजह से यहाँ पर कोई भी एक भी एटम ऐसा नहीं है जो कि बॉन्ड बना सके। इस वजह से ये अल्केन्स जो से होते हैं वो हमें रिएक्शंस नॉर्मल कंडीशंस में नहीं देते। अगर हमने रिएक्शन करवाना है तो हमें 2 चीज़ें करनी पड़ती हैं कि या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, दूसरा क्या होता है कि लाइट एनर्जी, सनलाइट बहुत ज़्यादा हो। सनलाइट होगी तो हमारे पास हीट एनर्जी ज़्यादा होगी और उसी के साथ हमारे पास ज़्यादा रिएक्शन होने के चांसेस हैं। अब जो अल्केन्स रिएक्शन देते हैं वो 2 टाइप्स के हैं। पहला रिएक्शन होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा होता है थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन। आज हम सिर्फ थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है कॉमनली, इस वजह से हम हेलोजिनेशन का लॉन्ग क्वेश्चन होता है, इसलिए वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में पढ़ेंगे। फ़िलहाल मैं सिर्फ बता देता हूँ कि ये रिएक्शंस होते क्या हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ये है कि अगर मेरे पास हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन की जगह उस मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी कंपाउंड ए मैं कह देता हूँ, वो कंपाउंड इसकी जगह आ जाए और ये हाइड्रोजन इसकी जगह पे आ जाए, ठीक है। जिस तरीके से सब्स्टिट्यूट टीचर होता है ना स्कूल या कॉलेजेस के अंदर, कि जब अगर कोई टीचर छुट्टी पर हो तो उसकी जगह को दूसरे सर आ जाते हैं, तो वो सब्स्टिट्यूट टीचर होता है। इसी तरीके से यूँ होता है कि एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से रिप्लेस हो जाएगा, ये बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शंस कौन से होते हैं? थर्मल रिएक्शंस जिनमें हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के जरिए रिएक्शंस करवा रहे होते हैं, और कैटालिटिक रिएक्शन यानी कि जिसके अंदर एंजाइम्स यूज़ हो रहे होते हैं एज ए कैटलिस्ट। अब आते हैं हम कि जो अल्केन्स हैं वो रिएक्शन क्यों नहीं देते, उसकी वजह क्या है। ख़ास तौर पर हमने अभी तो पढ़ा है एक तो कि ये हमारे पास सारे सिंगल बॉन्ड्स बन रहे होते हैं और इस वजह से कार्बन और हाइड्रोजन की वैलेंसीज पूरी होती हैं, लेकिन एक और वजह आती है और वो है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या है? अब सिग्मा बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए ज़रा मैं आपको एक स्लाइड शो करवा रहा हूँ जी। यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास इथेन मॉलिक्यूल है, ठीक है, इथेन मॉलिक्यूल है। देखें कार्बन और ऑक्सीजन काउंट करके देख लें, 2 कार्बन है आपके पास और टोटल 6 ऑक्सीजन एटम्स आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। मैं अपर पिक्चर को अभी डिस्कस कर रहा हूँ, लोअर पिक्चर की तरफ अभी हम नहीं जा रहे, ठीक है। ऊपर वाली पिक्चर के अंदर अगर आप देखते रहें, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो हमारे पास C2H6 फॉर्मूला बन गया, तो ये हमारे पास इथेन आ गया। अब इथेन के अंदर सिग्मा बॉन्ड्स देखते हैं। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? वो सिंगल बॉन्ड जो बन रहा होता है ना एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के दरमियान। फर्स्ट ईयर के अंदर आप ये पढ़ चुके होंगे इन डिटेल, यहाँ पर हम सिर्फ इसकी फॉर्मेशन को देख रहे हैं। अगर आप जहाँ पर नंबर 1 रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पर देखें, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, दूसरे कार्बन उसी कार्बन और सेकंड हाइड्रोजन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। फिर उसके बाद देखें 6 पोजीशन के ऊपर उसी कार्बन और एक और हाइड्रोजन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 कार्बन हैं, उन दोनों के दरमियान में भी एक सिग्मा बॉन्ड है। फिर उसके बाद इसी तरीके से सेकंड कार्बन के ऊपर आए तो आपको पोजीशन 7, 3 और 4 यहाँ पर भी आपको सिग्मा बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं। अगर मैं इन टोटल कहूं कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, तो वो काउंटिंग में लिखे भी हुए हैं आपके पास, वो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स 7 होंगे। 7 सिग्मा बॉन्ड्स के ज़रिए ये जो हमारे पास कंपाउंड होता है ये फुली सेटिस्फाइड होता है, फुली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ शो हो रहा होता है और इसके अंदर रिएक्टिविटी अब नहीं रहती। सिग्मा बॉन्ड जो सा होता है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और वो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो से होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शेल बनाता है कि अब जो हमारे पास कंपाउंड है वो रिएक्टिव नहीं रहता, उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अगर पाई बॉन्ड होता है यहाँ पे, सिग्मा नहीं पाई बॉन्ड, अगर एक भी पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती, लेकिन सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से रिएक्टिविटी कम है। अब इसी चीज़ को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जिस तरीके से आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 6 के अंदर पढ़ा है उस तरीके से शो किया हुआ है। देखें इथेन मॉलिक्यूल आपको शो हो रहा है। इथेन मॉलिक्यूल के अंदर
कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड देखे ब्लू कलर से शो किया गया है, फिर उसके साथ रेड कलर से आपके पास 3-3 लूप्स दोनों कार्बन्स के शो किए गए हैं और हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड्स शो किए गए हैं। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स की तरफ। हमारी बुक ये कहती है कि अगर अल्केन्स जो हैं वो इतने कम रिएक्टिव हैं, अगर इनके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करे तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि ये रिएक्शन देते हैं। तो अब इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स होते क्या हैं, अब हम ये देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल के अंदर इलेक्ट्रो वर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए है, और न्यूक्लियोफाइल के अंदर न्यूक्लियो वर्ड न्यूक्लियस के लिए। फाइल इज़ फॉर लविंग, फाइल का मीनिंग जो होता है वो लविंग होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल का ये मतलब है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी का मतलब ये है कि इसके ऊपर खुद पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, इसके ऊपर खुद पॉजिटिव चार्ज होगा। जबकि न्यूक्लियोफाइल जोन सा है इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है जी, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये न्यूक्लियस लविंग स्पीशी है, ये पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशी है, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। जबकि इसके ऊपर अगर मैं खुद पूछूं इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। मैं एक दफ़ा दोबारा ये रिपीट कर देता हूँ। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज स्पीशी किस तरफ मूव करेगी, मूव टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करेगा। जबकि न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियस की तरफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब हम आगे रिएक्शंस पढ़ते हैं। सबसे पहले हम थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन के अंदर हमारे पास दो रिएक्शंस आते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम कंबस्शन पढ़ेंगे। कंबस्शन हमारे पास एक कंप्लीट कंबस्शन होती है और एक इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है, उन दोनों को हम डिटेल में देखेंगे। कंबस्शन की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, एक अल्केन को अगर मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता हूँ तो उसको कंबस्शन बोल देते हैं, ठीक है। उसको उस रिएक्शन को कंबस्शन बोलेंगे। जिस तरीके से नॉर्मली अगर मैं किसी भी लकड़ी को जला देता हूँ तो वो कंबस्शन रिएक्शन है, लेकिन अल्केन्स को जब मैं जलाऊंगा तो वो भी कंबस्शन रिएक्शन होगा, वो कंबस्शन ऑफ अल्केन्स हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं आगे। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इससे हमें हीट एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी ऑब्टेन होती है। और जब भी हमारे पास कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो उसमें से एनर्जी सिस्टम से बाहर आती है और हम उस एनर्जी को माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है, नेगेटिव साइन आएगा इधर, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे आते हैं। CH4+2O2 ये हमारा पहला रिएक्शन है। हमारे पास मीथेन है, मीथेन के साथ हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ हम बर्न करेंगे। फ्लेम, फ्लेम से मुराद ये है कि आपने थोड़ी सी आग लगानी होती है। जिस तरीके से अगर आपने कोई भी चीज़ जलानी होती है तो ऑक्सीजन और आपको कोई भी फ्यूल चाहिए होता है। जिस तरीके से अगर मैं अभी लकड़ी की बात कर रहा था, मैंने लकड़ी जलानी है तो बीच में ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन बेटा वहाँ पर प्रेजेंट होगी, तो हम थोड़ी सी माचिस के साथ या किसी भी लाइटर के साथ थोड़ी सी आग लगाएंगे तो ये वो फ्लेम है। हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ रहा होगा, CO2+2H2O, ठीक है। CO2+2H2O कैसे आएगा, ये कार्बन है, ये हमारे पास 2 मोल्स हैं ऑक्सीजन के, तो इनमें से 1 मोल यहाँ पर अटैच हो जाएगा, CO2 बन गया। हाइड्रोजन के 4 एटम्स, ठीक है, ये 4 एटम्स 2 मोल्स बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, 2H2, और ये ऑक्सीजन के 2, ये 2 यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बन गया 2H2O। अब हमारे पास यहाँ पर एनर्जी ऑब्टेन होगी, इसलिए यहाँ पर मैंने -891 किलो जूल पर मोल लिखा है। मुझे नहीं पता अब बुक के अंदर करेक्शन हुई है कि नहीं, लेकिन जो बुक मेरे पास अवेलेबल थी उसके अंदर यहाँ पर प्लस साइन ही था, तो ये करेक्शन कर लेनी चाहिए। यहाँ पर -891 आएगा। अगर किसी बच्चे को फिर भी डाउट होता है तो वो, क्योंकि बच्चा वो सेकंड ईयर में है तो फर्स्ट ईयर की बुक्स उसके पास मौजूद होंगी। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का 7th चैप्टर के अंदर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक लिखा हुआ है, दोनों रिएक्शंस के बारे में लिखा हुआ है। वहाँ पर उन्हें पढ़ ले तो उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के साथ नेगेटिव साइन आता है, एंडोथर्मिक के साथ पॉजिटिव साइन आता है। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल हमारे पास क्या है, C2H6+7O2, ठीक है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी हुई है, ये ऐसी बैलेंस नहीं हो जाती, ठीक है। ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन है। इसमें क्या होगा, जितने कार्बन एटम्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास CO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, और बाकी हमारे पास जो बचेगा वो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारे पास एनर्जी ऑब्टेन होगी बाकी। अब आगे हम आते हैं कंबस्शन के बारे में। एक छोटी सी डिटेल लिखी हुई है, वो डिटेल क्या है
कि कंबस्टन हमारे पास वो मेजर रिएक्शन है जो कि ऑटोमोबाइल्स के इंजन्स के अंदर होता है। ऑटोमोबाइल्स हमारे पास बाइक्स, कार्स या इस तरह के जितने भी व्हीकल्स होते हैं वो ऑटोमोबाइल्स कहलाते हैं। उनके इंजन के अंदर कंबस्टन रिएक्शन हो रहा होता है, जो पेट्रोल बर्न हो रहा होता है, पेट्रोल या कोई भी किसी किस्म का डीजल है, वो जो बर्न हो रहा होता है ये वही रिएक्शन होता है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि ये जो कंप्रेस्ड मिक्सचर होता है ना अल्केन्स का कंप्रेस्ड मिक्सचर होता है एयर के साथ। एयर से मुराद यहाँ पर क्या है, O2 है, ठीक है, ऑक्सीजन है। ये मिल के जब रिएक्शन करवाते हैं तो इंजन की स्मूथनेस इंक्रीज़ होती है और उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के ऊपर या इनकम्प्लीट कंबस्टन के ऊपर। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन की अमाउंट उतनी ज़्यादा नहीं अवेलेबल होती। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, 3CH4 + 4O2 होता है। एक कार्बन का एटम यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी के 2 कार्बन एटम्स जो से हैं वो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रही, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। एक ऑक्सीजन है हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो एक कार्बन हमारे पास रह गया है ना, ये यहाँ पर हमारे पास आएगा, एक कार्बन जो से ये सेपरेट होकर हमारे पास कार्बन ब्लैक बना रहा है। और बाकी हमारे पास जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बच जाता है वो सारे का सारा हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जो सी है ये हमारे पास कैटलिस्ट की मौजूदगी में होगी और हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे होगी। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर क्यों? क्योंकि हमने अल्केन्स की रिएक्टिविटी पढ़ने से पहले ये कह दिया था कि ये रिएक्शन ज़्यादा टेम्परेचर पे होंगे, ये कम टेम्परेचर पे नहीं हो सकते। तो हमारे पास क्या है, एक मीथेन मॉलिक्यूल है, नेसेंट ऑक्सीजन है। ये मैंने पहले भी बताया था कि जब भी इस तरीके से कोई भी कंपाउंड होता है उसके अंदर हम ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये नेसेंट हो जाता है, नेसेंट एटम होता है, ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन है। नेसेंट ऑक्सीजन होता है क्या, चलें ये भी यहाँ पे भी बता देता हूँ। ऑक्सीजन एटम होता है हमारे पास, ये ऑक्सीजन एटम है, ये नॉर्मल है। ये जो नेसेंट होता है ना ये बहुत रिएक्टिव होता है, ठीक है। ये हमारे पास बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आता है, ये रिएक्टिव कंपाउंड होता है। तो CH4 के साथ ये नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा और ये हमारे पास क्या बनेगा, CH3OH। हुआ क्या है यहाँ पर, अगर मैं इसे लिखूँ CH3 और ये H लिखूँ, ये ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो गया बस, CH3OH। याद हो तो मैंने पहले भी बताया था ये कंपाउंड्स हमारे पास एल्कोहल्स होते हैं। इसका फॉर्मूला बनेगा मेथनॉल एल्कोहल। मैंने वहाँ पर बताया था OH जोन सा आ रहा होता ना, OL जोन सा आ रहा होता ना, वही यहाँ पे मेथन के साथ OL वही ऐड होगा, ठीक है। अब क्या होगा, एक दफ़ा मैं इसे शो भी कर देता हूँ। मैंने इसे शो किया था इस तरीके से, ये ठीक है, H है, इस तरफ भी H आएगा और ये OH आ जाएगा, ये हमारे पास मेथनॉल बन जाएगा, ठीक है, CH3OH, ठीक है। तो ये आगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, सेम वही कंडीशंस है, कॉपर 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 200 ATM प्रेशर, ठीक है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ये वाटर रिमूव करेगा। वाटर कैसे रिमूव करेगा, इस हाइड्रोजन में से ये 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे और ये ऑक्सीजन मिलके यहाँ पे H2O बना देगा। ये मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा, मैं याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके H2O बन जाएगा। जबकि हमारे पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है, वो हाइड्रोजन यहाँ पर वैसे का वैसे ही आ गया, कार्बन वैसे का वैसे ही आ गया, जबकि ये HO यहाँ पर अब OH जोन से वो HO लिखा जाएगा। यहाँ पर ध्यान करना है OH कोई बच्चा नहीं लिखेगा। अगर आप OH लिखेंगे तो वो मेथनॉल, वो अल्कोहल बन जाएगा, लेकिन HO जब मैं लिखता हूँ तो वो एल्डिहाइड के रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। इसे मैंने एक्सप्लेन भी किया था IUPAC नेमिंग के अंदर, HC+O और H होता है हमारे पास, ठीक है। अब यही आगे रिएक्ट करेगा किसके साथ जी, यही आगे रिएक्ट कर रहा होगा दोबारा ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पर सिंपली सिर्फ ये होगा कि यही ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, HCOOH, ठीक है, HC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O और ये OH, ठीक है। ये रिएक्शन हमने पहले भी, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसका नेम मेरे ख्याल से सबको याद होना चाहिए। इसका नेम हमारे पास या तो बनेगा फॉर्मिक एसिड या फिर मेथानोइक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड ट्राइवल नेम होगा और मेथानोइक एसिड IUPAC नेम होगा। जबकि ये एल्डिहाइड का नेम भी मैं एक दफ़ा करवा देता हूँ। एक कार्बन है तो हमारे पास या तो हम इसे कहेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, और अगर मैं IUPAC नेम की तरफ जाऊँगा तो एक कार्बन की वजह से मेथन
और AL मेथानल, AL ये एल्डिहाइड वाला मेथानल आ जाएगा। अब आगे एक और रिएक्शन आ रहा है, ये रिएक्शन सिर्फ तब होगा जब हमारे पास फॉर्मिक एसिड आएगा। अगर फॉर्मिक एसिड की जगह एसिटिक एसिड आ जाए, कोई और आ जाए, तो ये नेक्स्ट स्टेप नहीं होगा। HCOOH इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास ये H2O अलहदा हो जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके H2O बना लेंगे, जबकि ये कार्बन और ये ऑक्सीजन मिलके हमारे पास CO2 बना लेंगे। अब हम एक और एग्जांपल इसी की देखते हैं, इसी रिएक्शन की एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, C2H6 है हमारे पास, ठीक है। अब मैंने कार्बन नंबर बढ़ा लिया, C2H6 है, ऑक्सीजन है। सेम उसी तरीके से चलें, C2H6 को मैंने क्या करना है, C2H5 कर देना और एक H को अलहदा कर देना है, ठीक है। उस H के साथ ये ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, C2H5OH, ठीक है। C2H5OH हुआ, यहाँ पर अब ऑक्सीजन दोबारा से नेसेंट ऑक्सीजन ऐड करेंगे और यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3CHO। यहाँ पर वाटर रिमूव हुआ है, एक मिनट, वाटर रिमूव हुआ है, ठीक है। सेम उसी तरीके से जैसे पहले हुआ था, यहाँ पर हमारे पास अल्कोहल बना था, यहाँ पर हमारे पास अब एल्डिहाइड बन गया है, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा एथानॉल और इसका नाम क्या होगा, एथानल, ठीक है। देखें दो ही कार्बन है, इस वजह से एथानल ही रहेगा। अब यही जोन सा एथानल है, इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा तो ये हमारे पास देखें कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। कार्बोक्सिलिक एसिड बना तो इसका नाम क्या बन जाएगा, एथानोइक एसिड। यहाँ पर हमारा ये रिएक्शन ख़त्म होता है, इससे आगे अगला स्टेप नहीं आएगा। जो स्टेप हमने पीछे पढ़ा था जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया था, वो स्टेप सिर्फ फॉर्मिक एसिड की मौजूदगी में होगा, इसकी मौजूदगी में नहीं होगा। तो यहाँ तक हमारा ये रिएक्शंस ख़त्म होते हैं। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसके अंदर नाइट्रेशन और हेलोजिनेशन आते हैं, वो रिएक्शंस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन होंगे। अगर टॉपिक की समझ आई हो तो काइंडली इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।